खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सोशल मीडिया पर आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी कि किस तरह बुलंदशहर में हिंदुओं ने मुसलमानों के जैम में फंसने के बाद उनकी नमाज के लिए शिव मंदिर के कपाट खोल दिए। यह देश में हिंदू मुस्लिम का जहर बोकर नफरत फैलाने वालों के मुंह पर किसी करारे तमाचे की तरह था। लेकिन चुनाव के दौरान हमारे नेता इस देश के मिजाज को समझने के लिए तैयार क्यों नजर नहीं आ रहे? अली बजरंगबली में बंटवारे का बयान दे चुके योगी आदित्यनाथ अब तेलंगाना में कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की जीत हुई तो वहां से ओवैसी को वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे निजाम को भागना पड़ा था। वो जीत के बाद हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात करते हैं। जवाब में ओवैसी ब्रदर्स मोदी और योगी की औकात बताने लगते हैं। उधर राहुल गांधी टीआरएस को बीजेपी की बी टीम और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को टीम सी करार दे रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह लगातार राम मंदिर का राग छेड़कर बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। अब वो ये कहकर लोगों को भड़का रहे हैं कि अगर देश के 100 करोड़ हिंदू जागरूक हो गए तो अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर बनाने के लिए किसी कोर्ट और सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की हेट पॉलिटिक्स से बाज क्यों नहीं आ रहे हमारे सियासतदान। एक दूसरे को भगाने की सियासत से क्या जनता का भला होगा? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मैं सकता हूं ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद के निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम का सिलसिला जारी है। सियासी जमातें अवाम के मसाइल और हुकूक की बातें नहीं कर रही, अलबत्ता एक दूसरे को भगाने और जात-पात की बातें जरूर की जा रही हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने चुनाव मुहिम में इश्तियाल अंगेज बयानात के लिए मशहूर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा। उन्होंने रियासत के इंतखाबात को भी मजहबी रंग देने की कोशिश की। हैदराबाद की एक रैली में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बरसरे इख्तिदार आ जाती है तो असदुद्दीन अवैसी को उसी तरह से भागना पड़ेगा जिस तरह निजाम को भागना पड़ा था। और योगी के बयान के बाद असदुद्दीन अवैसी ने योगी को हैदराबाद की तारीख से नाबलद करार दिया। उन्होंने कहा कि निजाम भागे नहीं थे, बल्कि हैदराबाद के हिंदुस्तान में जम होने के बाद उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे जिस तरह निजाम को भगाए थे। मैं इनको ये पूछ रहा हूं, ये भगाना, ये भगोड़ों की बात तुम कब से कर रहे हो? सबसे पहली बात, आप तारीख को जानते ही नहीं है, हिस्ट्री में जीरो है आप। अगर पढ़ना नहीं आता थम्स अप है तो पढ़ने वाले को पूछो। अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था। योगी भले ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश करें, लेकिन खुद उनकी रियासत यूपी के बुलंदशहर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की शानदार मिसाल देखने में आई। यहाँ हिंदू बरादरान वतन ने मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए कदीम शिव मंदिर का दरवाजा खोल दिया। योगी आदित्यनाथ जैसे जहर फशान लीडरों को इन वाकयात से सबक लेने की जरूरत है। आज तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी रैलियों से खिताब किया और दोनों ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया। बीजेपी की ए टीम नरेंद्र मोदी आरएसएस, बी टीम केसीआर और सी टीम एमआईएम, इन तीनों का एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे। केसीआर जी का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री देश में नरेंद्र मोदी रहे, बीजेपी आरएसएस का राज हो और तेलंगाना में उनकी सरकार। चाहे टीआरएस हो या टीडीपी हो, चाहे मजलिस हो या कांग्रेस हो, ये सारे दल देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे हैं। लोकतंत्र के प्रति रत्ती भर भी आपके अंदर कुछ बचा हो तो हिम्मत के साथ बाहर आइए और ये परिवारवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए कितना भयंकर खतरा बनने वाली है उसके विषय में जरा जागरूक हो जाए। 5 रियासतों के इंतखाबात के दौरान अवामी मसाइल पर कोई लीडर तवज्जो नहीं दे रहा। या तो एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं या फिर
फिरक़ेवाराना माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिर सियासतदान मुल्क को किस सिमत लिए जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एक दूसरे को भगाने की सियासत से क्या जनता का भला होगा, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज राकेश त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, लखनऊ से इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। पल्लवी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन के तौर पर। यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस का पक्ष रखने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और थोड़ी देर में आफ्ताब अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, हैदराबाद से इस डिबेट को वो ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन पहला सवाल राकेश आपसे। सवाल यह है कि एक दूसरे को भगाने की सियासत, इससे क्या भला होने वाला है जनता का? जो योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में जाकर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी यहां पर जीत गई तो ओवैसी ब्रदर्स को यहां से भगा देंगे, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। मतलब यही सारी चीजें प्रायोरिटीज हैं क्या आपकी? जीत जाएंगे तो भी यही करेंगे, जनता के लिए नहीं करना कुछ। ओवैसी ब्रदर्स को भगाना है, हैदराबाद का नाम बदलना है, यही प्रायोरिटीज हैं आपकी? समीर भाई, आज आपने बहुत एक ऐसी सामयिक डिबेट रखी है जिसके नाते आज अवसर भी इस बात का बना है कि आज देश के सामने AIMIM का पूरा इतिहास रखा जाए। कैसे बनी है AIMIM, इसका भी इतिहास जरूर आना चाहिए। देश की में जब आजादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो हैदराबाद आजाद नहीं हुआ था। हैदराबाद की रियासत में निजाम ने यह अपेक्षा की थी कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं जाएंगे। वो अपने आप को UN में एक अलग रियासत दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन उस समय पाकिस्तान ने उनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिया और भारत की सेना के साथ युद्ध की स्थिति बनी, तब जाकर के सरेंडर किया निजाम ने और उसके बाद भारत संघ में विलय किया 1948 में। और उस समय तमाम उस समय के जो निजाम थे, उन निजाम के प्रोत्साहन से MIM नाम से एक संगठन, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम से संगठन 1927 में एक गठन हुआ था। नवाज महमूद खान किलेदार और इनके साथ में काजिम रिजवी नाम के एक शख्स जो उस समय हथियार बंद संगठन, इतना इतिहास में नहीं जाना हमें, इतना इतिहास में नहीं जाना हमें, और ना जनता जाना चाहती है। इसलिए आज हम 2018 में जी रहे हैं, इसलिए और आज पॉलिटिकल पार्टीज अपना क्या एजेंडा पेश कर रही है जनता के सामने, पर उसके आधार पर जनता वोट दे रही है। AIMIM इस देश की एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है ना, जिसके सांसद विधायक सब चुनकर आते हैं ना। बात खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। अगर उस पार्टी को आप देशद्रोही पार्टी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए आप कर दीजिए, सरकार आपकी है। अगर कोई ऐसा प्रूफ आपके पास मौजूद है तो ले आइए, इतिहास वो चलेगा। लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को यह कहें कि हम जीत के आएंगे तो निजाम की तरह तुम्हें यहां से भगा देंगे, ऐसा तो लोकतंत्र में होते हुए हमने देखा नहीं कभी। जिस तरह की भाषा का प्रयोग असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी करते हैं, जिसके लिए बाकायदा कोर्ट से वो जमानत पर रिहा है, ऐसी राजनीति को तो निश्चित तौर पर भगाने की ही आवश्यकता है। भारत की सहिष्णु राजनीति में ऐसी जो जहर उगलने वाली भाषा है, ऐसी जो विभाजनकारी भाषा है, ऐसी जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली भाषा है, ऐसी भाषा नहीं चलनी चाहिए। इसको भगाना ही मतलब चाहिए। वो विभाजन करते हैं तो आप भी विभाजन करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी है। वो विभाजन करते हैं तो आप भी विभाजन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। देश को समरस करेंगे, देश को बात में मुसलमानों की बात करते हैं, देश को समरस करेंगे तो आप बजरंग बली के नाम पर आधार पर नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ना बिल्कुल नहीं। हमने तो कमलनाथ के उस बयान के आधार पर कहा था जिसमें कमलनाथ ने कहा कि हमें आदिवासियों और दलितों की वोट की फिक्र नहीं करनी है, हमें तो केवल मुसलमानों के 90% वोट पड़वाने हैं। जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जब वो मजहबी ध्रुवीकरण करने की बात कर रहे हैं, तो उनको जवाब जरूर मिलना चाहिए कि ये किसकी अपेक्षा कर रहे हैं। इनको केवल अली की परवाह है। मैं ये वक्तव्य संदर्भ में दिया गया था। वास्तविकता में AIMIM कम से कम उन्होंने कहा तो नहीं, राकेश जी, कम से कम उन्होंने कहा नहीं कि उन्हें सिर्फ अली की परवाह है। आपके योगी आदित्यनाथ तो बाकायदा चुनावी मंच पर जाकर कहते हैं उनका अली उन्हें मुबारक, हमारे लिए बजरंग बली पर्याप्त हैं।
ये एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं मैं उनका बयान। इससे ज्यादा क्या होगी और बांटने की कोशिश? नहीं तो इसमें क्या एक बड़ा सवाल है। पल्लवी शर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। भारत नहीं निश्चित तौर पर बजरंग बली का उदाहरण निश्चित तौर पर दिए जाने की आवश्यकता है। भारत के संस्कार में, भारत की संस्कृति में बजरंग बली का उदाहरण संकेतों के रूप में दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। पल्लवी शर्मा, आप मानती हैं कि वो कमलनाथ का एक बयान, उस बयान को आधार बनाकर बीजेपी ने ना जाने कितने बयान दे दिए। आप मानती हैं कि वो बयान देकर दरअसल बीजेपी के पाले में गेंद आप लोगों ने डाल दी कि वो खेलें इस पर, और वो खेल रहे हैं और जनता देख रही है। देखिए समीर जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मैं अभी त्रिपाठी जी की बात सुन रही थी और मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। आपने इनसे सवाल बहुत स्पष्ट पूछा कि इनका जो इन्होंने सांप्रदायिकता के बयान दिए उन पे इनका क्या कहना है, और ये पहुंच गए AIMIM का इतिहास बताने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्हें AIMIM का इतिहास बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो इन्हीं की C टीम है, तो ये जानते होंगे अच्छे से उनका इतिहास। ये किसी और समय बता सकते हैं। अब आती हूँ मैं आपके सवाल पे जो आपने मुझसे पूछा कमलनाथ जी का बयान। देखिए, ये हम देखते आए हैं कि जैसे ही इलेक्शन नजदीक आते हैं, बीजेपी की पुरानी आदत है कि वो ऐसी वीडियोस और टेप्स रिलीज करती जाती है। उन टेप्स की ऑथेंटिसिटी कितनी होती है, उनमें सच्चाई कितनी होती है, उनकी वास्तविकता क्या होती है, उस पे जाना तो बात की बात कमलनाथ का जो टेप आया उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी पर शक है आपको? क्या आप जांच कराइए। देखिए, अगर किसी को उसकी ऑथेंटिसिटी पे शक नहीं है, अगर आपके चैनल को भी मान लीजिए उसकी ऑथेंटिसिटी पे शक नहीं है, आप अभी बोलिए कि आप उसको सर्टिफाई करते हैं कि वो टेप ठीक है, तो मैं उस पे नहीं, हम कौन होते हैं सर्टिफाई करने वाले? हम कौन होते हैं? कांग्रेस पार्टी डिनाई कर देना। कमलनाथ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हम कौन? अरे भाई, वो तो 3-4 महीने पुराना बयान था, 3 महीने पुराना बयान था। आप लोग उसको डिनाई कर देते कि कमलनाथ ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो भी तो नहीं किया ना आपने। नहीं, मेरी बात या तो फिर उसको डिफेंड कीजिए पल्लवी, या तो उसको डिफेंड कीजिए कि नहीं, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा। वो मुसलमानों से कह रहे थे ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए, वो कह रहे थे 90% वोट डालने के लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। डिफेंड कीजिए, या तो डिफेंड कीजिए या डिनाई कीजिए। बीच का रास्ता हर चीज में अख्तियार नहीं किया जा सकता। पल्लवी, मेरी बात देखिए समीर जी, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ बाकायदा। आप मुझे उसका मौका दीजिए प्लीज। आप थोड़ी मेरी पेशेंस के साथ मेरी बात सुन लीजिए। मैंने बहुत स्पष्ट तरह से आपका जवाब दिया, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता इतिहास में चले गए वैसे नहीं गए। देखिए, रही बात बीजेपी के सांप्रदायिकता की, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हर मंच पे, हर चुनाव में सांप्रदायिकता से बयान देने और सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं। जिनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन RSS हो, उनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। रही बात KCR जी की, वो तो इनकी B टीम है। उनसे जब किसी ने एक मंच पे सवाल पूछा, हमने सबने देखा कैसे उन्होंने उनको भड़का, उनको धमकी देके बिठा दिया नीचे कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो संविधान का आलोचना करना बीजेपी, KCR जी हो, AIMM हो, ये सब मिलजुल के ये यही करते हैं। और इसीलिए TDP और चंद्रबाबू नायडू जी और कांग्रेस पार्टी एक साथ आई। क्यों? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी तो बीजेपी के साथ थे। उन्होंने क्या बयान दिया कि मैं बीजेपी को क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये संविधान को नष्ट करने वाली पार्टी है। इसलिए जो भी पार्टियां इस दौर में चल रही हैं, संविधान के खिलाफ चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो, AIMM हो या KCR जी हो, सब एक साथ मिलकर अपनी राजनीति कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीति में विश्वास ना तो रखती है, ना कभी की। हम संविधान से चलने वाली पार्टी हैं, हम उस पे विश्वास रखते हैं। लेकिन ये बताइए, चुनाव जब हो जाएंगे तो B टीम के साथ जाएंगे या C टीम के साथ जाएंगे? इस देश में कर्नाटक में हमने देखा ना, एक समुदाय वो भी JDS भी B टीम थी आपके लिए बीजेपी की, फिर साथ आ गए। भैया फोन ही कट गया। ठीक है, आपका फोन कट रहा है। हमारे साथ आफ्ताब अहमद साहब हैं AIMIM से। आफ्ताब अहमद साहब, ये बताइए कि आखिर ये किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल हमारे नेता कर रहे हैं, और क्या वाकई तेलंगाना के लोगों को इस बात से मतलब है क्या कि बीजेपी जीत कर आ गई तो ओवैसी ब्रदर्स को भगा देगी, फिर ओवैसी ब्रदर्स उसके जवाब में मोदी और योगी की औकात बताने लगे? क्या इन्हीं सारी चीजों पर वोट मिलेगा इस बार, ऐसा आप लोग मान रहे हैं? जी देखिए समीर भाई, मेरा ताल्लुक बिहार से है। मैं बिहार के MIM का एक ओहदेदार हूँ।
मैं बिहार से यहाँ पर आया था 5 रोज करीब पहले। आकर यहाँ का जो हैदराबाद के अंदर जो हमने माहौल देखा है वो बहुत ही पीसफुल माहौल था, और बहुत पीसफुल माहौल में यहाँ का इंतखाबी जो काम चल रहा है, किसी किस्म का भी टेंशन, किसी किस्म की भी फिरका प्रस्त बातें नहीं हो रही थी। लेकिन योगी जी जब आए, जो वहां से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तो आके उन्होंने यहाँ के माहौल को खराब करने के लिए इस किस्म का बयान दिया कि ओवैसी बरादरान को हम इस मुल्क से निकाल देंगे। आप बताइए कि ओवैसी बरादरान कोई छोटे मोटे लीडर तो नहीं है। ओवैसी बरादरान को मानने वाले करोड़ों लोग हैं इस मुल्क के अंदर, और हैदराबाद के अंदर उनकी पार्टी आज 60 सालों से काम कर रही है। एक मजबूत पार्टी है, उसके अपने मेंबरान हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। हेलो जी जी हेलो, तो ये काम कर रहे हैं। आपको किसने हक दिया है कि आप एक मुल्क के शहरी को, एक बड़े लीडर को इस किस्म की बयान दें कि साहब हम उसको मुल्क से निकाल देंगे? आप ये मुल्क जितना हमारा है उतना ये मुल्क आपका भी है, तो किसी को यह हक नहीं दे सकते कि आप हैदराबाद के अंदर आकर और हैदराबाद के एक सपूत को आप गाली दें। कोई भी नेता हमारे लिए एक गाली है। के बाद किसी को उसके निकाल जवाब नहीं में सकता। अगर हमने ये कहा कि भाई इस तरह का अजाब जहर यहाँ न खोलें, लोकतंत्र में इस तरह के माहौल को आप खराब न करें। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। और आप उत्तर प्रदेश को देखें, लेकिन आफ्ताब अहमद साहब, उत्तर प्रदेश चल रहा है, उत्तर प्रदेश चल रहा है, और जिस तरह के अल्फाजों का, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ, तो जवाब में आपने भी वही किया। आप मोदी और योगी की औकात बताने लगे। आप तो अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते थे अगर आप इस तरह की पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं रखते। नहीं, हमारे लीडर ने सिर्फ ये बात कही थी। देखिए, हमारे लीडर, हमारे यहाँ बिहार में, यूपी में एक मुहावरा है कि हम इतनी जोर से बात कहेंगे कि आपका कान का पर्दा फट जाए। ये हमारे यहाँ मुहावरा है। कान से खून निकलने लगेगा। बड़ी अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। दबाएंगे। अबरार अहमद साहब, आफ्ताब अहमद साहब, आप भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, अच्छे अल्फाजों में बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा जो लोग आपको सुन रहे होंगे। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी की वो भाषा तो किसी को अच्छी नहीं लगी कि वो कहते हैं हम इतनी जोर से चीखेंगे कि कान से खून निकलने लगेगा। लेकिन यासिर कोई ऐसी बात नहीं है। समीर साहब आप मेरी बात, ठीक है, आज मजबूरी है आपकी डिफेंड करना उन्हें। आप उन्हीं की पार्टी से आते हैं, मजबूरी है, मैं समझता हूं। यासिर जिलानी हमारे साथ है, मौजूद है। सुनिए जरा, सुनिए आफ्ताब साहब। यासिर, ये बात आप उनकी मानेंगे, अग्री करेंगे कि ये शुरुआत किसने की? तेलंगाना में जाकर ये किसने कहा कि ओवैसी ब्रदर्स को यहां से भगा दिया जाएगा? होता है क्या ऐसा कभी डेमोक्रेसी में? देखिए, मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, जब चुनावी सभा होता है, चुनावी इंतखाब के अंदर जो वो हल्का होता है, उस हल्के में जो जनसभा होती है, उस जनसभा में जो लोग बैठे हुए होते हैं, उनको देखने के बाद चुनावी भाषण दिए जाते हैं। तो भड़काया जाता है। सुन लीजिए, भड़काया नहीं, मतलब लगा कि यहाँ पे लोग भड़क सकते हैं। नहीं, सुन लीजिए, उनके अकॉर्डिंगली जब बात रखी जाती है तो उसमें ये जो हमारे नेता हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा सा सोचना चाहिए। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कहां पे क्या बोलना है, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री को एक आदमी जिसका नाम अकबरुद्दीन है, वो ये कहता है कि कान से खून निकाल देंगे। जो आदमी बेल पे छूटा हुआ है, जो जेल जा चुका है, इसी तरह की बात करने के लिए क्यों उसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, मैं सारे हिंदुओं को हलाक कर दूंगा। ये हम आप सबने, जो लोग बैठे हैं, जो टीवी पे बैठे हैं, सब जानते हैं। अरे उन्होंने तो पहले कहा था, सालों पहले कहा था। आपके गिरिराज सिंह आज कह रहे हैं। सुन लीजिए, मैं गिरिराज सिंह सुनिए डिबेट अकबरुद्दीन ओवैसी पे हो रही है। नहीं, डिबेट हर चीज पर हो रही है, नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान पर हो रही है। आपने अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान कोट किया, वो सरासर गलत बयान है। वो सरासर लोगों को भड़काने वाला बयान है। उसके खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह क्या कहते हैं? 70 साल की आजादी में आप बता दीजिए कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कोई इतना गिरी हुई बात अगर किसी ने क्या बोलते हैं, आपके आप बता दीजिए क्या बोलते हैं? इस तरह की शब्दावली गाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह की उन्मादी बात करना, हिंसा फैलाने की बात गाली दीजिएगा। संविधान, अभी हमारी बहन जो कांग्रेसी का दामन पाक साफ नहीं है ना, मैं तो यही कह रहा हूं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं पीएम मोदी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। नहीं, तो हम लोग देखिए, हम यहाँ बैठे हुए सियासी दल को हम यही बार बार कहते हैं कि अपने शब्दावली का जो चयन करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं, हमारी कांग्रेस की बहन बैठी हुई है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। संविधान तोड़ने की बात डायरेक्ट वो मौजूदा सरकार के ऊपर कर रही थी कि, और पता नहीं क्या क्या काउंट करा दिया। जरा इतिहास उठा के देखे, संविधान को सबसे पहले तोड़ा गया जब काला अध्याय
इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, वो पुरानी बातों में नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। बार बार कहना पड़ता है, कांग्रेस को याद दिलाना पड़ता है, 84 का दंगा याद दिलाना पड़ता है, मलिहाना में खड़े होकर मुसलमानों को जब उनकी सरकार, वीर बहादुर सिंह की सरकार ने मारा, उसको भी याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि ये सारी राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं अपीसमेंट की राजनीति है। कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान वोट एक तरफ उसके पास आ जाए, इसलिए ये सारा का सारा गेम प्लान कांग्रेस करा रही है। छोड़िए ना सर, आप बीजेपी की चटुकारिता करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए। में चुनाव लड़ने के इमरजेंसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कहा कि ये बी टीम है और उसी का मुख्यमंत्री आपने कर्नाटक में दे दिया। ये भारत के लोगों ने देखा है, आपका दोगला चरित्र। पल्लवी जी जायज ठहरा रही है क्या? ठीक है नोमानी साहब, आपके दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है नोमानी साहब, कुल मिलाकर मजहबी सियासत जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। भगवान राम हमेशा से चुनावी मुद्दा बन जाते हैं। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है, इस देश को सबसे बड़ा अफसोस होना चाहिए इस पर, वो फिर हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए कि भाई उन्हें हिंदुत्व के बारे में कुछ पता नहीं है, वो कैसे हिंदू हैं। उसका जवाब फिर पीएम मोदी की तरफ से आया कि राम को काल्पनिक पात्र मानने वाले नामदार आज हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर मजहबी सियासत जो है वो चरम पर है, और अफसोस ये कि मजहबी सियासत करते हुए बांटने की कोशिश हो रही, जो कि खतरनाक है इस मुल्क के लिए। देखिए बिल्कुल जो है आप सही कह रहे हैं, और योगी और ओवैसी जो है वो थोड़े से अंतर के साथ जो है वो सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जो है, ये जो बांटने की जो है खुल के जो सियासत हो रही है, हाँ। ये देश के लिए, समाज के लिए और समुदाय के लिए खतरनाक है। ये देखिए, अगर कोई जो है गलत जा रहा है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है इतिहास और तारीख क्या है वो सबको पता है। 1927 में एक सामाजिक जो है सामाजिक तंजीम के तौर पे जो सामने आई थी, लेकिन 1935 में जैसे जो है वो इंतखाबी जो एक्ट बना, उसके बाद इसको सियासत में बदल दिया गया। और हमें लगता है कि योगी जी ने तारीख का जो है वो सही मुताला नहीं किया है। निजाम जो है वो बिल्कुल नहीं भागे थे। हाँ। वो तैयार हो गए थे। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को लेके पूरी तारीख है, पूरा रिकॉर्ड जो है मौजूद है। लेकिन जो है फिरका परस्ती के हवाले से जिस तरह बात हो रही है, अगर जो है बजरंग बली और अली को जो है जी, अगर दोनों को साथ आप लेके चलते, हाँ। तो सबका साथ सबका विकास से जो है ये मेल खाता। लेकिन जब आपने अली को अलग कर दिया और बजरंग बली को पर्याप्त बता दिया, तो इसका साफ मतलब है कि आप समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो हमारे लिए भी और भारतीयों के लिए भी आदर्श है। वो जो है सच्चाई की, सदाकत की और वादा वफा के जो है प्रतीक और अलामत है। वो उसको उनको जो है हिंदू मुस्लिम खाने में या जो है पार्टी बना के सामने खड़ा कर देना जो है ये बहुत बड़ा पाप है, जो कुछ लोग जो है राम के नाम पे सियासत करते हुए ऐसा जो है वो कर रहे हैं। ये जो है खतरनाक खेल है। और मैं ये जो उन्होंने मोदी का जो नाम लिया ओवैसी साहब ने, ये बिल्कुल गलत है। गलत है। मोदी जी ने बहुत अहम मुद्दा उठाया था, जो वंशवाद और जो खानदानी जो है सियासत को लेके, वो एक बड़ा मुद्दा है। और मैं मानता हूं कि 95% जो है भारतीय जो है इस सोच से भी इत्तेफाक करते हैं कि कुछ लोग जो है और कुछ खानदान के लोगों ने राजनीति को, सियासत को हाईजैक कर लिया है। ठीक है। मोदी जी की इस बात में बहुत दम है कि कुछ लोग जो है खानदानी सियासत को जो है बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ इधर उधर की जो बातें करते हैं। मोदी जी का वहां कोई मुद्दा ही नहीं था। उन्होंने जो है वंशवाद को लेके, खानदानी सियासत को लेके और जमहूरियत को लेके बहस की है। बिल्कुल। बयान जो था वो योगी आदित्यनाथ का था, लेकिन जवाब जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। योगी का बयान जो है कतई तौर पे जो है काबिल एतराज है। और वो हमेशा से जो है राजस्थान में वंशवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, महंत वैद्यनाथ, ये 3 आदमियों से जो गोरखपुर की जो है सियासत ठीक है और तारीख जो आगे बढ़ी है वो गलत है। वरना पहले की तारीख जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तारीख है, ये गोरखपुर की तारीख को भी तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल। रामेश्वर पांडे साहब, क्या ये बात कही जा सकती है कि पर्दे के पीछे जो सियासत होती थी पहले, वो अब खुलकर होने लगी है? अब सीधे सीधे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिन पर आप सवाल उठाइए तो उठाइए, लेकिन वो अपने मकसद से टस से मस नहीं होंगे। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो साफ नजर आ रहे हैं जनता को कि यह बयान तो बांटने के लिए दिया गया है।
देखिए, आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं इस बात पर बहुत अफसोस जाहिर कर चुका हूं जी कि इधर हाल के दिनों में आक्रामकता बढ़ी है, राजनीतिक दलों का स्तर गिरा है, भाषा का, और कुछ बयान को इतने जल्दी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जैसे अभी हमारे ओवैसी के साथी साहब कह रहे थे तो एक गलत बयानी कर दी उन्होंने। योगी ने ये नहीं कहा था कि उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ेगा, योगी ने कहा कि उन्हें भागना पड़ेगा। हाँ। तो अब उसमें देश जोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए, मैं सियासत सिर्फ एक निवेदन से भागना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। देश से तो एक आम नहीं, मतलब जो आपने अपनी तरफ से जोड़ा वो गलत है। हाँ। योगी जी ने जो बजरंग बली और अली का बयान दिया वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। एक मिनट, मेरी बात पूरी हो लें। वो स्वीकार नहीं है। जी। MIM निसंदेह, ये ओवैसी ब्रदर्स जहां बोलते हैं जहर उगलते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस देश की जनता उन्हें चुनती है, संसद में वो सम्मानित सदस्य हैं और सियासत में उनका एक हिस्सा है। वो अगर प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहे तो उनको हक है, इस देश में घूम के भाषण देना हक है, और वो B टीम हो A टीम हो, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये भाजपा की B टीम है। बिहार के चुनाव में ओवैसी साहब पर यही तोहमत लगी। तो सवाल यह है कि किसकी B टीम है, किसकी A टीम है, लेकिन हिंदुस्तान में, हाँ, हिंदुस्तान में जिसको इस संसद देश की जनता ने चुन के भेजा है वो सम्मानित सदस्य हैं, और उनके खिलाफ बयानबाजी इस तरह की नहीं होनी चाहिए किसी को। लेकिन अफसोस की बात है कि ये चर्चा तब होती है, अकबरुद्दीन ओवैसी तो लगातार एक मुकदमा हुआ, 2 मुकदमा हुआ है, उनको अब तक इस देश में के कानून ने रोका नहीं। उन्होंने जो योगी ने बयान दिया ये चुनावी भाषण भी है, लेकिन उन्होंने तो सीमा तोड़ दी और कान से खून निकालने लगे। ये बहुत ही गली मोहल्लों की भाषा है। तो जब राजनीति में स्तर, बड़े नेता भी, बड़े कद के लोग भी अपना स्तर नीचे ले जाएंगे तो छोटे कद के लोग सारी सीमाएं तोड़ देंगे। ठीक बात है, इस मामले ठीक बात है। आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं। और ये जिस सीमा टूटने का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सीमा हर रोज टूट रही है, हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन। बड़े अफसोस की बात ये, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद गिरिराज सिंह का जो आज बयान आया है उस पर भी आऊंगा, और असल मकसद यही है कि और ये जो लैंग्वेज है, जो भाषाई मर्यादा है, वो कितनी गिरेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि एक दूसरे को भगाने की सियासत से क्या जनता का भला होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से पल्लवी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसा कि पल्लवी कह रही थी वही राहुल गांधी का आज का स्टेटमेंट भी है। उन्होंने टीआरएस को बीजेपी की B टीम और AIMIM को बीजेपी की C टीम करार दिया है। लेकिन पल्लवी, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि जो जनेऊधारी हैं वो हमेशा से ये सोचते हैं कि वो नंबर 1 है और बाकी बचे जो लोग हैं वो सवर्ण नहीं है। क्या वो ये बता सकते हैं कि 1998 से 2012 तक मैं क्या था? ये सवाल उन्होंने पूछा, इसका जवाब मिलेगा? देखिए समीर जी, पहले आपके पैनलिस्ट कुछ कह रहे थे, प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। पहले भी फोन कट गया था, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। कोई नीतीश ये इनके लिए कह रहे थे कि भाई जेडीएस के लिए तो कांग्रेस ने कहा था कि वो बीजेपी की B टीम है और बाद में उन्हीं के साथ जाके सरकार बना ली। हाँ। तो जरा याद कीजिए, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने स्वयं कहा था कि जब नीतीश कुमार जी अगर जीत गए तो पटाखे पाकिस्तान में फटाए जाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अब जब आपने नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस कर लिया है तो क्या पाकिस्तान में पटाखे फूट रहे हैं कि नहीं फूट रहे? आप ही बता दीजिए। मुझे तो यकीन है कि फूट रहे होंगे, तभी आपको पाकिस्तान का हर बात पे याद आ जाता है।
दूसरी बात, मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे यहाँ पे। एडीआर की रिपोर्ट है, मैं डेटा कोट कर रही हूं, एडीआर की रिपोर्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 500% हेट स्पीच बढ़ गई है। 500%, 100-200 भी नहीं, 500% हेट स्पीचेस बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के एमपीज हैं, लॉ मेकर्स हैं, जो हेट स्पीच के केसेस में बुक्ड है। अब आप मुझे बताइए, ओवैसी जी की जबान भी हेट स्पीच की तरह ही है, ओवैसी जी की जबान भी सांप्रदायिकता की है, बीजेपी की जबान भी सांप्रदायिकता की है। तो ये ए टीम और बी टीम क्यों नहीं होंगी एक दूसरे की? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये एक दूसरे की बी टीम है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है एक दूसरे की बी टीम है, क्योंकि दोनों का जो मोटिव है, मोडस ऑपरेंडाई है, काम करने का तरीका है, वो एक ही जैसा है। सांप्रदायिकता फैला के, कम्युनलिज्म फैला के, दोनों एक ही तरह काम करते हैं, हाथ में हाथ डाल के। तो अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है, तो आप बताइए इसमें गलत क्या है? बताइए राकेश त्रिपाठी साहब, सूट करता है क्या आपको? ओवैसी साहब जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, ओवैसी ब्रदर्स जैसे स्टेटमेंट देते हैं, वो सूट करता है क्या? इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इस बार शुरुआत कर दी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जवाब मिलेगा, फिर उस पर सियासत होगी और फायदा आपको होगा। देखिए, दो बात। देखिए, एक तो पल्लवी जी ने ये गलत कोट किया है कि उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी नहीं है जो कमलनाथ जी का है, क्योंकि कमलनाथ जी ने भी ऐसी बात नहीं कही कि ये वीडियो फेक है, फर्जी है और मैं मुकदमा लिखाऊंगा, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। ऐसा कमलनाथ जी ने भी नहीं कहा। और कमलनाथ जी का एक और वीडियो मैं आपको उसको कोट कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनने में अगर कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं तो दर्ज होने दो, हमें विनेबल चाहिए, हमें जिताऊ चाहिए, यानी अपराधी को उम्मीदवार बनाने में उनको कोई समस्या नहीं है। तो दो बातें ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है पल्लवी, तीसरी बात, नहीं आप राकेश, अगर कोई आपके नाम का वीडियो आ रहा है तो आपको विरोध दर्ज कराना चाहिए, लेकिन कोई ठीक है, वो बात हो गई, वो बात तो हो गई, मैंने बोल दिया वो। राकेश, लेकिन ये बताइए, जो मेरा सवाल था उसका जवाब दे दीजिए ना। ओवैसी जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं वो आपको सूट करता है, इसलिए कांग्रेस कह रही है आप ही की बी टीम है, वही करते हैं जो आप चाहते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत कर दी वहां जाके। नहीं, ओवैसी जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, हम चाहते हैं इस तरह की राजनीति इस देश से दूर हो, राजनीति से दूर हो। ये इस तरह की राजनीति बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है भारत के लोकतंत्र में, जिसमें 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हम हलाक कर देंगे, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काम से खून निकाल देंगे। तो इसीलिए आपने कह दिया कि जीत के आएंगे तो वैसे ब्रदर्स को भगा देंगे। AIMIM को विरासत में मिली है, इसीलिए आपने कहा विरासत में मिली है। ये नहीं, बिल्कुल भगाएंगे, बिल्कुल भगाएंगे, बिल्कुल भगाएंगे। ऐसी भाषा बोलने वालों को बिल्कुल भगाएंगे। और राजनीतिक शब्द है भगाना, राजनीतिक शब्द है भगाना। भगाना शब्द कोई ऐसा शब्द नहीं है जो अमर्यादित शब्द है। राजनीति में हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, नारा दिया जाता है इस प्रकार से। भगाना शब्द राजनीतिक शब्द है। दूसरी बात, मेरा कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भाषा इनको विरासत में मिली है, क्योंकि इनके नहीं, अरे कैसी बातें आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग कैसे कर रहे हैं, चौकीदार चोर है नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी नहीं, आप चाटुकारिता, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा पढ़ने वाली पार्टी आज चाटुकारिता की बात कर रही थी। आप बता रहे थे अभी चाटुकारिता कौन कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर चाटुकारिता रची हुई और हर इसी करने वाली पार्टी चाटुकारिता पे हमें ज्ञान देगी। आज उसको कंडेम नहीं कर पा रहे हैं। और आप निश्चिंत रहिए, आप ओवैसी का भी बचाव करिए, आप करिए बचाव, क्योंकि ओवैसी से आपको ही मदद लेनी होती है। ओवैसी आपके ही पक्ष में खड़े होते हैं, जैसे कट्टरवादी करती है। दोनों आफ्ताब अहमद साहब AIMIM से हमारे साथ हैं, जरा सुन लें उनको। आफ्ताब अहमद साहब, ये बड़ी अजीबोगरीब बात देखने को बार बार मिलती है कि कांग्रेस पार्टी कहती है बीजेपी की बी टीम और बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस की बी टीम। आपको आप हैं किसकी टीम? बीजेपी कह दे हम सेक्युलर पार्टी है। अरे बीजेपी आराम से पार्टी है, मैं आपको आराम से करके हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, कतई नहीं कह रहे हैं, हम सेकुलर पार्टी है ही नहीं भाई। सेकुलर पार्टी कहने का तमगा लेकर आप घूमते थे, लेकिन आजकल तो आप भी सुन लीजिए। पल्लवी पार्टी आप लोग दोनों लोग बात कर रहे हैं, उस पार्टी का वर्जन तो सुन लीजिए। हिंदुत्व की बात कर, बोलिए आफ्ताब साहब, आफ्ताब साहब किसकी टीम है आप?
देखिए जिस पार्टी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप चुप तो करवाए ना, शिव भक्त जने उधारी, आवाज डाउन कीजिए। राहुल गांधी जी मैडम को जरा चुप करवाएं। आफ्ताब साहब, बीजेपी आपको कांग्रेस की बी टीम कह रही है, कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम कह रही है। मैं बोल रहा हूं, देखिए आप हैं किसकी टीम? देखिए मैं बता रहा हूं समीर साहब, हमें जरा हमें मौका दीजिए ना, उन लोगों को बात वो करने, जरा सा बात सुन ले हमारी। जब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर्नाटका के इलेक्शन में गए थे तो उस इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि हम जेडीएस को सपोर्ट करते हैं। तो उस जमाने में कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं और जेडीएस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया कर्नाटका में तो आपने देखा कि वही जो बीजेपी की जो टीम थी उसके साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई और उस हुकूमत के उस जेडीएस के आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाकर वहां हुकूमत में बैठे हैं। कांग्रेस का मामला यह है कि अगर कांग्रेस के साथ हैं तो आप सेकुलर हैं और कांग्रेस की अगर आप मुखालफत करते हैं तो आप कम्युनल हो जाते हैं। यह मसला है। देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत तेलंगाना में रिजल्ट आने के बाद आपके सेकुलर होने के कुछ चांस है क्या? फ्रंट की हुकूमत चाहते हैं हम बिल्कुल होंगे। हम तो केसीआर के साथ हैं, हम टीआरएस के साथ हैं। हम चाहते हैं कि टीआरएस की हुकूमत बने और हम बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ एक रीजनल पार्टी की हुकूमत बने। हम न कांग्रेस की हुकूमत चाहते हैं तेलंगाना में और न बीजेपी की हुकूमत में चाहते हैं। मैं एक बात और बोल दूंगा आपको पास में, अभी सिचुएशन ये है कि मैंने एक हफ्ते में जो ऑब्जर्वेशन किया है सारे तेलंगाना में और हैदराबाद में, हालत यह है कि कांग्रेस का और बीजेपी का दोनों का सुपड़ा साफ होने वाला है। दोनों को इतनी कम सीटें मिलेंगी कि शायद गिनती भी आप न कर सकेंगे। ये हुकूमत फिर दोबारा आने वाली है केसीआर की और टीआरएस की हुकूमत बनेगी और उसमें एमआईएम के भी साथ रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए हम थर्ड फ्रंट की हुकूमत के हक में हैं, हम न बीजेपी के हक में हैं और हम न कांग्रेस के हक में हैं। और कांग्रेस वालों ने एक तमाशा बना रखा है सारे हिंदुस्तान में कि जब भी ओवैसी साहब यूपी जाते हैं, ओवैसी साहब बिहार जाते हैं, ओवैसी साहब महाराष्ट्र जाते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, अली और बजरंग बली के नाम पर होने लगता है। इसलिए कि कांग्रेसियों ने काम नहीं किया। ये मान लेंगे आप अगर ऐसा हो गया जैसा कि हमें गुलाम बना रखा था, हम इनके गुलाम वोटर बने हुए थे और ये सब देख सकते हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी भी है, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ बोले या असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ बोले, उनको भी आजादी। लेकिन मैं आपको जो अहम बात है वो मैं आपको बताता हूँ। बौखलाहट जो है इस वक्त एएमआईएम के अंदर वो ये है कि ये खुद अपनी विधानसभा चंद्रगुटा विधानसभा जहां अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहा है वो बुरी तरीके से हार रहे हैं। इनके बौखलाहट का रीजन यही है कि वहां एक युवा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही युवा पढ़ी लिखी मुस्लिम कैंडिडेट दी है, उसने इनकी रातों की नींद को हराम कर दिया, इसलिए इनके अंदर बौखलाहट बहुत ज्यादा है। और अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जो हार रहे हेट पॉलिटिक्स का क्यों सहारा लेना पड़ा? हेट पॉलिटिक्स का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि जो इनका कोर वोट है जिसके थ्रू ये अब तक विधानसभा और लोकसभा में आते रहे, उनको मैसेज देना है कि देखो हम भारत के वजीर आजम को भी कुछ भी कह सकते हैं, हम भारत के कानून को नहीं मानते, हम भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मानते, जो कि भारत का प्रधानमंत्री पूरे 1.25 अरब लोगों का प्रधानमंत्री होता है, वो कोर वोटर तक। लेकिन वो कोर वोटर जो इनके विधानसभा का है वो भी इनकी चालाकियों में आने वाला नहीं है, वो देख रहा है। और चुनाव के दिन मैं आपके माध्यम से मैं वहां के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप देखिएगा जो वहां समरसता, इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम देने वाला नेता हो उसको चुने, ना कि इस तरह के दंगा भड़काने, हिंसा करने, उन्माद फैलाने और तराना पान खिला के बच्चा पैदा करके जनसंख्या भारत का बढ़ाने वाले नेता को आगे बढ़ाया जाए। इस तरह के लोगों को मुझे लगता है कि जो हमारी जनता है उसको अब सबक सिखाना चाहिए, तभी हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर बदलाव। ठीक है, उम्मीद कीजिए जनता सबक सिखाएगी ऐसे नेताओं को। नोमानी साहब अच्छी बात आपने की है, लेकिन इसमें से कुछ बातें जो है वो आपके नेताओं के खिलाफ भी जाती। नोमानी साहब बोलिए। देखिए होता क्या है, जनता जो है वो आम दिनों में ठीक रहती है, हाँ, लेकिन जो है वो जब टाइम आता है तो आपने देखा कि वो जो है बह भी जाती है, बहुत बड़ी जो है तादाद जो होती है वोटर्स और जो राय दहिंदगान की। देखिए आपको जो है ना वो तजिया करना पड़ेगा, चूंकि हम लोग जो पत्रकार भी हैं, 34 साल से हम पत्रकारिता में है, तो हम ये समीक्षा तजिया भी करते हैं। जी जी।
देखिए वहां नरेंद्र मोदी का कोई मामला नहीं था। हाँ। ये लोग जो है कोई भी बात होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, संघ की बात हो, विश्व हिंदू परिषद की बात हो, वो मोदी को जरूर लाते हैं बीच में। मोदी जबकि वो सबके प्रधानमंत्री है, ओवैसी साहब कहते हैं ये आपके प्रधानमंत्री जो है, के स्टार कैंपेनर भी तो है, ये भूल रहे हैं आप। नहीं वो यही तो गलत है ना, वो तो जो है वो स्टार बन जाते हैं, लेकिन जनता को कितना नुकसान होता है, आवाम को कितना नुकसान होता है। ओवैसी साहब ने एक चैनल पे जो है संबित पात्रा से कहा कि आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री का क्या मतलब है, वो तो सबके प्रधानमंत्री है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी तो चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर वो भी तो बयान तमाम तरह के दे रहे हैं ना, तो उसके जवाब दिए जाएंगे ना। फिर वो भी बयान मनाही है कोई, वो भी बयान दे रहे हैं, जो वो कहेंगे उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। वो बयान दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो बांटने की राजनीति, हाँ वो नहीं होनी चाहिए, गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, वो बात सही है। लोकतंत्र को और जो है वो हक को निभाते हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह की नफरत की सियासत लगातार दोनों तरफ से हो रही है। नहीं, आप देखिए हो रही ना, पिछले एक साल का उठाने देखिए, हमें दो हम ये नहीं कह सकते कि एक आंख बंद कर ले अपनी। नफरत की राजनीति आप पिछले दलित को जैसे उन्होंने जैसे उन्होंने हनुमान को दलित बता दिया, उसी तरह बजरंग बली को कह दिया हमारा है, आपने कैसे कह दिया। भाजपा के लोग और बीजेपी पूरा शास्त्र जो है, चाहे आपके वाल्मीकि रामायण ले ले या शिव पुराण ले ले, मैंने जो है दोनों को पढ़ाई A to Z जो है, उस हिसाब से आप बिल्कुल जो है हनुमान को दलित में नहीं ला सकते हैं। वो हनुमान है वो, आप जो है वो विशेष जाति से जो उनको क्यों जोड़ते हैं और नीचे क्यों? ठीक है राकेश इस बात का बजरंग बली ठीक है और अली की बात जो कर रहे हैं, ये जो बांटने की राजनीति है गलत है। ठीक है राकेश, नरेंद्र मोदी की राजनीति बांटने की नहीं है, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं और जो है खानदानी सियासत की बात कर रहे हैं, उसमें चोट कर रहे हैं, वो सही है वो। ठीक है राकेश, इसका सीधा सा जवाब दे दीजिए, क्या जरूरत पड़ती है चुनावों के वक्त हनुमान जी की जाति बताने की? क्या जरूरत पड़ती है इस देश को बजरंग बली और अली के नाम पर बांटने की? बजरंग बली भी हम सबके हैं, अली भी हम सबके हैं, क्यों डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप? वो भी तब जबकि आपकी पार्टी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास, फिर अलग क्यों कर रहे हैं? देखिए बहुत स्पष्ट तौर पर अगर आप योगी आदित्यनाथ जी का दिया गया भाषण देखेंगे राजस्थान का, तो उस भाषण में उन्होंने जाति बताने का कोई काम नहीं किया। ये जाति का चश्मा जिन्होंने लगा रखा है ना, उनको उसमें से जाति दिखाई पड़ी है और उन्होंने अपने आधार पर जाति उनकी बताने का काम किया। भगवान की कोई जाति नहीं होती है और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो ये जिसने जैसा चश्मा लगा रखा है वैसा देख लिया, बाकी योगी आदित्यनाथ जी ने किसी प्रकार से उनकी जाति नहीं बताई है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं एक बात जरूर आपके इस डिबेट में आज शामिल करूं कि इस देश की राजनीति में एक शब्द का बड़ा दुरुपयोग हुआ है, वो है सेकुलर। भाजपा ने जब जब विकास की बात की तब तब सेकुलर का छाता खोल दिया गया, सारे सेकुलर दल एक हो जाओ, भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है। लेकिन आज देश की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो इस तरह के बयानों से आप साबित भी करते रहते हैं ना कि उनकी बातों में दम है। मतलब जब आप खुलेआम अली और बजरंग बली के नाम पर लोगों को बांटेंगे तो और क्या कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा बताइए? नहीं बिल्कुल कोई हम कतई बंटवारा नहीं कर रहे हैं, हम कतई बंटवारा नहीं क्या था ये? बजरंग बली के संकल्प शक्ति को याद दिला रहे हैं और बजरंग बली ने किस प्रकार से सबको जोड़ने नहीं आपने कहा ना, योगी आदित्यनाथ ने कहा ना कि बजरंग बली हमारे लिए पर्याप्त है, मांगने का काम कांग्रेस को अली मुबारक किया है। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है राकेश? जनता सब समझ रही है, कोई इतना बेवकूफ नहीं है आजकल, कोई वोटर इतना बेवकूफ नहीं है कि ना समझ पाए। कमलनाथ जी जो रणनीति बंद कमरे के अंदर चुपचाप बना रहे थे, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती कि हम बजरंग बली को अलग नजरिए से देखें और अली को अलग नजरिए से देखें। ये तो कमलनाथ जी जो रणनीति बना रहे थे ना, एक मिनट ठीक है, रणनीति बना रहे ठीक है, उस रणनीति को एक्सपोज किया है। प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही ना यहाँ पर। राकेश बताइए। ये कांग्रेस और बीजेपी में सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है। तो कमलनाथ जी जो रणनीति बना रहे थे ना, ये कोशिश अंदर बंद कमरे के अंदर जो रणनीति बना रहे थे मजहबी ध्रुवीकरण की, कमलनाथ जागर करने का काम किया। कमलनाथ सारे बयानों की शील्ड कमलनाथ। रामेश्वर पांडे साहब की जो रणनीति बंद रामेश्वर पांडे साहब, ये दलील नहीं, ये दलील हजम होती है क्या? अंदर क्षमता है कि हम सार्वजनिक मंच जितने भी बयान दिए जा रहे हैं सबकी शील्ड क्या है? आपकी वो है कमलनाथ का बयान।
सफीना खान, बहुत सारी पूरा सीरीज। देखिए किसका नाम लीजिए, किसकी रोइए। अगर सुन ले पांडे जी को, बहुत हमला इन्होंने कबूल करना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी बात सुन ले जी पांडे जी। मैं बात देखिए, एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस में, भाजपा में, एआईएम सबकी। मैं पहली बात बतला दूं, कुछ साथी कहते सेकुलर। हिंदुस्तान की सभी पार्टियां संविधान की बात करती हैं और हमारा संविधान सेकुलर है। मतलब सेकुलरिज्म से अलग कोई पार्टियां एक दूसरे को सांप्रदायिक या सेकुलर कहती रहती हैं, लेकिन सभी पार्टियां इसी संसद में चुन जाती हैं और हमारे संविधान के अनुरूप ही कानून लागू हो, व्यवस्थाएं बने, ये सारे लोग कहते हैं। इसलिए सेकुलरिज्म को छोड़कर कोई अस्तित्व में नहीं रह सकता, पहली बात। दूसरी बात, इतने लंबी फहरिस्त है गैर जिम्मेदाराना बयानों के। चुनाव में ऐसे बयान दे दिए जाते हैं, बाद में उसका डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब बजरंग बली और अली का बयान आया, उन्होंने तो अभी चीन के बोला हम सेक्युलर नहीं है। तो बली, अरे भाई आज पूछिए राहुल गांधी जी की पार्टी सेकुलर है नहीं है, हिंदुत्व सेकुलर नहीं बन के आई है, उधारी ब्राह्मण। जब बली और अली की बात हुई, प्लीज तो खुद राम नाईक साहब ने एक इशारा किया कि थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। यहाँ बहुत सारे सिया मित्र हैं हमारे लखनऊ में जो भाजपा के भरपूर समर्थक हैं, वो थोड़ा मायूस हुए कि ये बात नहीं जची। कई लोगों ने लीगल नोटिस भी भेज दिया और इसका डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ेगा। नहीं, इसका वो नोटिस भेजना अलग बात है। 3% वोट है लखनऊ में जो भाजपा के साथ जाता है, तो कई बार कुछ बयान बैकफायर करते हैं और बहुत सारे लोग जब बयान देते हैं तो बैकफायर करता है, उसको डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। चुनाव में राम नाईक साहब को, राज्यपाल को एहतियात इशारा करना पड़ा, बताना पड़ा कि थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। तो ये हमारे राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को भी रॉ में, जैसे अभी हमारे संघ के साथी कह रहे थे कि चुनाव में मतदाता देखकर और श्रोता देखकर कई बार बातें की जाती हैं, हो जाता है, लेकिन बड़े कद के नेताओं को, जिन पर देश की निगाह है, जिनके एक एक बातों का मतलब है, लंबे दौर तक मतलब निकाला जाएगा, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार डैमेज कंट्रोल हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ा संकट और चुनौती इस देश के जमहूरियत के लिए है कि अगर बयानों का स्तर इतना नीचे गिरा तो हमारी जमहूरियत का स्तर क्या रहेगा, ये चिंता की बात है। और ये सारे लोगों को जो यहाँ राजनीति करते हैं, कभी इनके साथ रह सकते, उनके साथ रह सकते। सही बात है। पल्लवी शर्मा मानती हैं आप इस बात को कि कहीं ना कहीं तो लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी ना, तो इसके आगे हमें नहीं जाना है, इसको हमें क्रॉस नहीं करना है। और अगर ये क्रॉस किया होता तो शायद सीपी जोशी साहब को भी अपने बयान पर माफी नहीं मांगनी पड़ती, राहुल गांधी माफी नहीं मंगवाते उनसे, ये नौबत ही ना आती। देखिए समीर जी, यही फर्क है कांग्रेस पार्टी में और बाकी सांप्रदायिक पार्टियों में। कांग्रेस पार्टी क्योंकि सांप्रदायिकता पर नहीं चलती, सांप्रदायिकता को किसी तरह से बढ़ावा नहीं देती, इसीलिए हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने स्पष्ट तौर पर सीपी जोशी जी को बोला कि आप माफी मांगिए, आपका बयान गलत था। और सीपी जोशी जी ने भी, जो कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस की जो पार्टी की आइडियोलॉजी रही है उस पर चलते हुए माफी मांगी। लेकिन इसी पर मेरा सवाल है, मैंने तो तथ्य रखे, मैंने तथ्यों पर बहस की आपके शो पर। मैंने कहा मोदी जी के नेतृत्व में 500% ज्यादा हेट स्पीचेस बढ़ गई। एडीआर की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा बीजेपी के लॉ मेकर्स बुक्ड है हेट स्पीचेस के लिए। अब आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि कितने लॉ मेकर्स ने माफी मांगी
और क्या मोदी जी ने किसी को कहा कि आप माफी मांगे, या इनके पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह जी ने कभी किसी को कहा आप सामने आके माफी मांगे? नहीं कहा, क्योंकि इनकी राजनीति सांप्रदायिकता की है। इसलिए जब सांप्रदायिक बयान दिए जाते हैं इनके नॉर्मल है, क्योंकि माफी क्यों नहीं मंगवाई जाती बीजेपी में? माफी मांगने से कोई छोटा हो जाता है क्या? माफी मांगी क्या? राकेश अब आप थोड़ा अपनी पार्टी का भी बताइए ना। जिसमें सोनिया गांधी जी मैं तो कह रहा हूं, सोनिया गांधी जी ने कहा मौत के सौदागर प्रधानमंत्री जी को, क्या माफी मांगी उसके लिए? सेना के खून की दलाली की बात राहुल गांधी जी ने की, क्या माफी मांगी उसके लिए? संदीप दीक्षित ने देश के सेनाध्यक्ष को झूठ मत बोलिए, क्या माफी मांगी उसके लिए? नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा था। राकेश इसीलिए आपकी पार्टी में माफी मंगवाई नहीं जाती, क्योंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी ने भी अपने कुछ बयानों के लिए माफी नहीं मांगी है। प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कह रहे हैं राहुल गांधी, अभी प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कह रहे हैं, उसके लिए माफी मांग रहे हैं क्या राहुल गांधी? अरे राहुल रोज माफी मांगनी पड़ेगी, रोज माफी मांगनी पड़ेगी कांग्रेस के। अच्छा, मैं गिरिराज सिंह का बयान सुनाऊं आपको। वो तो सच बात है, इसके लिए माफी गिरिराज सिंह अरे मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो कहते हैं देश के 100 करोड़ हिंदू जागरूक हो गए तो अयोध्या काशी मथुरा में मंदिर बनाने के लिए कोर्ट और सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का हिस्सा है और कह रहे सरकार और कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के बयानों के लिए कौन जिम्मेदार है? हर चैनल पर आकर इस तरह के बयानों के लिए माफी की उम्मीद करे या ना करे देश की जनता? जो लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक बना रखा है वो इसके लिए जिम्मेदार। क्या रह गया? समीर भाई क्या रह गया? आप एक गलती से दूसरी गलती को सही बना रहे हैं तो गलत है ना। आप देखें ठीक है, आफ्ताब अहमद साहब लास्ट पॉइंट ऐसा नहीं बताते। बोलिए आफ्ताब अहमद साहब। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, हम ऐसा नहीं बताते हैं। ठीक है। अरे वो रिपोर्टर ने भी छोड़ दिया था, मुसलमानों की भी पार्टी का। समीर भाई देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले नूरा कुश्ती करते रहते हैं आकर, इनके अंदर ये मामला चल रहा है कि कौन बड़ा हिंदू है। ये हिंदुत्व की लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी वाले कहते हैं हम बड़े हिंदू और कांग्रेस वाले कहते हैं हम बड़े हिंदू। ये मसला असल में है और ये चाहते हैं कि रीजनल पार्टियों को खत्म कर दें, रीजनल पार्टियों को कमजोर कर दें। हमने कभी बड़ा ये कट्टर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ाई हो रही है क्या? मुसलमानों की बात करते हैं। आप क्रेडिट लेते फिर रहे हैं, आप दिखला रहे हैं कि मोदी जी कितने मंदिर जाते हैं। जिस तरह के बयान दिए जाते हैं ना आफ्ताब अहमद साहब, आपकी पार्टी के नेता जो बयान देते हैं, आप मुकाबला हो रहा है कि कट्टर मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आपने कट्टर मुसलमानों के लिए बयानबाजी की जा रही है ऐसा लगता है। अगर आप कट्टर हिंदुत्व का आरोप उनके ऊपर लगाते हैं तो इस मुल्क में बीजेपी भी खत्म होगी और कांग्रेस भी खत्म होगी। इस मुल्क में रिजनल पार्टियां आगे आ रही हैं। आप भी देखिए तो ठीक है, आप भी देखिए तो कम से कम देश की जनता ये दुआ नहीं कर रही कि बीजेपी खत्म हो जाए या कांग्रेस खत्म हो जाए या AIMIM खत्म हो जाए, लेकिन ये दुआ जरूर कर रही है कि इस मुल्क से हेट पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, जी बिल्कुल, नफरत की सियासत खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ सभी का हमारे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर। शुक्रिया।